बच्चों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस पर। आज हम 10th क्लास की मैथ्स एनसीईआरटी का पहला चैप्टर रियल नंबर्स शुरू करने जा रहे हैं। देखिए क्या होते हैं रियल नंबर्स बेटा, ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था। एक बार इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। वो नंबर जिनके अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं दोनों आती हैं, उन्हें हम रियल नंबर्स कहते हैं। ठीक है, अब रैशनल और इरेशनल नंबर यानी परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर q 0 ना हो, उन्हें हम परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स बोलते हैं। यानी जिन्हें हम अटे बटे की फॉर्म में, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें हम, तो अटे बटे की फॉर्म में यानी कि अपोन की फॉर्म में लिख सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 2/5 हो गया, -6/7 हो गया, ये सारे क्या हैं? ये रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं के अंदर ही आते हैं। ठीक है, बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि q कभी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं लिखूँगा 2/0 तो ये अनडिफाइंड होता है। ठीक है, क्योंकि किसी भी नंबर को कभी भी 0 से हम डिवाइड नहीं कर सकते। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिन्हें हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, उन्हें हम इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। देखिए 9th क्लास में हमने पढ़ा था वे सारे के सारे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब जिनका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। ठीक है, क्योंकि हम इनका अंडर रूट फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इनका कोई परफेक्ट अंडर रूट नहीं आएगा, यानी जो कि होल नंबर में अंडर रूट इनका नहीं आएगा, इसलिए ये इरेशनल नंबर के अंडर आती हैं। ठीक है, इरेशनल यानी कि अपरिमेय संख्याएं में। और साथ में ऐसे डेसिमल यानी ऐसे दशमलव नंबर जो रिपीट नहीं होते। ठीक है, मतलब के चलते जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, जैसे कि 1.01, 001, 0001, 00001। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं कि ये जो नंबर है यहाँ पर कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 01 है, यहाँ पर 001 आ गया, यहाँ पर 0001 आ गया, यहाँ पर 4 बार 0 और 1 आ गया, तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये नंबर भी किस में आएगा? इरेशनल नंबर के अंडर आएगा। ठीक है, रेशनल नंबर में और कौन कौन से नंबर आते हैं एक बार वो और डिस्कस कर लेते हैं बेटे। रेशनल नंबर में सबसे पहले होल नंबर आते हैं। ठीक है, यानी कि जो 0 से शुरू होते हैं, 0, 1, 2 जो गिनती होती है हमारी। दूसरे आते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर को हिंदी में बोला जाता है पूर्ण संख्या। ठीक है, नेचुरल नंबर को बोलते हैं प्राकृत संख्या। ये कौन से होते हैं? बस इसमें 0 नहीं होता, होती गिनती है लेकिन इसमें 0 नहीं होता। ठीक है, उसके बाद तीसरे हमारे आते हैं इंटीजर्स, जिन्हें हम हिंदी में पूर्णांक कहते हैं, जिसमें माइनस इन्फिनिटी से लेके प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, यानी कि माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत तक सारे नंबर आते हैं। ठीक है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये सारे किस में आते हैं? पूर्णांक यानी कि इंटीजर्स में आते हैं। ठीक है, उसके बाद रेशनल नंबर हमने डिस्कस कर ही लिया है कि जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, बस q 0 नहीं होना चाहिए, वो क्या होते हैं? हमारे रेशनल नंबर आते हैं। अब ये कैसे रेशनल नंबर हैं? इनके अपोन में तो कुछ भी नहीं लगा हुआ, तो बेटे जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में हम क्या लगा सकते हैं? 1 लगाकर उसे क्या बना सकते हैं? हम रेशनल की फॉर्म में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे रेशनल और इरेशनल नंबर। आगे चलते हैं। इस चैप्टर में हमारी सबसे पहली थ्योरम है, उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि अंक गणित की मौलिक प्रमेय, जिसका इस्तेमाल आगे हम HCF और LCM वगैरह निकालने में भी करेंगे। ठीक है, ये है क्या? पहले ये समझ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ द प्राइम्स। मतलब क्या है अभी समझाता हूँ। प्रत्येक संयुक्त संख्या, ठीक है, को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में केवल एक ही प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया है 30 का। ये देखो हम छोटी क्लास से ही जो है वो क्या करते आ रहे हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करते आ रहे हैं। जैसे 30 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो सबसे छोटे प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या से हमें इसे भाग करना शुरू करना है,
और उसके बाद बड़ा नंबर बड़ा करते चले जाएंगे जिससे भी हमें भाग हो पाएगा। वो जैसे अब ये 15 2 से भाग नहीं हो सकता, लेकिन 3 से हो सकता है, फिर हम 3 से भाग करेंगे, 5 आ गया। अब ये 5 ना 2 से भाग होगा ना 3 से भाग होगा, ये केवल 5 से भाग होगा, तो 5 एकम 5। तो 30 के जो प्राइम फैक्टर बने यानी कि अभाज्य गुणनखंड बने वो है हमारा 2 गुना 5 गुना 3। ठीक है। साथ में थ्योरम में क्या बोला है कि यूनिकली एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, कि ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन बना है ये 30 के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, बस यहाँ पर ये है कि यूनिकली का मतलब ये है कि यही प्राइम नंबर आएंगे, इनका जो ऑर्डर है वो आगे पीछे हो सकता है। जैसे इसको मैं 5 गुना 3 गुना 2 भी लिख सकता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक ये नया तरीका बन गया इसको लिखने का, क्योंकि इसके अंदर नंबर्स तो वही है ना, नंबर्स चेंज नहीं हुए। तो ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ है ये केवल 30 का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता। इसी का मतलब है कि यूनिकली इसको हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर के रूप में। ठीक है, इसको ये देखिए, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड, जो हमने 8th में भी किया है 9th में भी किया है, इसको तो हम लगातार करते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पेपर में किस तरीके से पूछा था, देखिए बोल रहे हैं कि 4 की पावर n दिया हुआ है, यानी 4 की पावर जो घात है 4 की वो n दी हुई है। तो पूछ रहे हैं क्या क्या n की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है क्या जिससे सोल्व करने पर ये इसके एंड में, यानी जो इसका सॉल्यूशन होगा उसके एंड में 0 आ जाए। जैसे 4 की, जैसे मैं n की वैल्यू 3 रख दूं यहाँ पर 3, तो 4 की पावर 3 क्या होगा 64, एंड में क्या आया यानी कि वंस प्लेस पे क्या आया 4। ठीक है, यानी n की वैल्यू 3 रखने पर वंस प्लेस पे 0 नहीं आएगा। तो क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसको यहाँ पर रखने पर हमें जो आंसर मिलेगा उसके वंस प्लेस पे यानी कि इकाई के स्थान पर क्या मिल जाए 0। ठीक है, देखिए इसका सोल्यूशन कैसे होगा। देखो जब हम 4 के प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है, हमें 4 की पावर n में चेक करना है, तो 4 के प्राइम फैक्टर करेंगे हम, तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 4 के प्राइम फैक्टर मिले हमें 2 गुना 2 और ये इसकी पावर हो जाएगा n, क्योंकि हमने 4 की पावर n को देखना है। ठीक है, किसी भी नंबर के एंड में यानी कि वंस प्लेस पे इकाई के स्थान पर 0 आने के लिए उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 गुना 5 का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केवल यही दो नंबर हैं जिनको, यही दो प्राइम नंबर हैं जिनको गुणा करने पे हमें किसी भी नंबर के यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई के स्थान पर 0 मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर देखो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल 2 है, 5 नहीं है, तो n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं हो सकती जो यहाँ पर रखने से इसको सोल्व करने पर इसके वंस प्लेस पे यानी कि इकाई के स्थान पर 0 आ जाए, चाहे आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रख के देख लीजिए। ठीक है, केवल और केवल तभी किसी भी नंबर की कोई पावर करेंगे तो इसके यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई के स्थान पर 0 आएगा, जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड में हमें 1 2 और 1 5 देखने को मिलेगा। जैसे उदाहरण के लिए 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यहाँ पर तो दिख ही रहा है इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। ठीक है, तो 20 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 10 2 5 और 5 1, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा 2 गुना 5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में हमें 2 गुना 5 यानी एक जोड़ा 2 और 5 का देखने को मिल रहा है, इसलिए इसके यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई के स्थान पर क्या है 0 है। ठीक है, लेकिन 4 में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके यूनिट प्लेस पे कभी भी 0 नहीं आ सकता। उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल, ठीक है, किसका इस्तेमाल, प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, देखिए लिखने से इतना समझ नहीं आता, लेकिन समझाने के बाद जब लिखा हुआ पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जब हमें एचसीएफ निकालना है, 2 3 5 7 जितने भी नंबर हमें दे रखे हैं, जब उनका हमें एचसीएफ निकालना है तो सबसे पहले हमें उनका प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। ठीक है, वो करने के बाद हम दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में चेक करेंगे कि वहाँ पर कॉमन फैक्टर दोनों के कौन कौन से आ रहे हैं, और उन कॉमन फैक्टर्स की लोएस्ट पावर को हमें ले लेना है, और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें हमारा एचसीएफ मिल जाएगा। ठीक है, अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। और एलसीएम कैसे निकालना है, तो दोबारा अभाज्य गुणनखंड करना है, फिर हमें देखना है
सिर्फ इस बार हमें जो है कॉमन फैक्टर यानी कि सार गुणनखंड नहीं देखने, हमें सारे के सारे फैक्टर देखने उसके अंदर, और सारे फैक्टर की हमें कौन सी पावर लेनी है, हाईएस्ट पावर लेनी है, फिर उन सबको मल्टीप्लाई कर देना है, हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से हम बहुत आराम से समझते हैं। देखिए, जैसे हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है 3600 का और 3000 का, ये दो नंबर दे दिए हमें, इनका हमें बोला है कि एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम भी निकालो। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें दोनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो सबसे पहले अगर मैं 3600 का शुरू करूँ करना, 2 से हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 से हो जाएगा, फिर 2 से हो जाएगा। क्यों होता जाएगा, जिस भी नंबर के यूनिट प्लेस पे यानी कि इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 आता है तो वो 2 से भाग हो जाता है। ठीक है, फिर ये 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 सत्ते 14, 1 2 पंजे 10, 275। ठीक है, 2 के बाद छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 3। तो हमें चेक करना है कि ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो ये चेक करने के लिए हमें सिर्फ इतना करना है कि जो 3 डिजिट इसके अंदर आए यानी 2, 7 और 5 तीनों को ऐड कर दो। 2, 7 और 5 ऐड करने पे हमें 7 और 5 12 और 2 14, 14 देखने को मिलता है। तो क्या हुआ इसका मतलब कि ये 2 से डिवाइड, क्या हमने ठीक किया है, 2 दूनी 4। अच्छा, ये हमने देखिए यहाँ पर ये प्राइम फैक्टराइजेशन में थोड़ी सी गलती हो गई, इसको ठीक कर लेते हैं हम, दोबारा से करते हैं। देखो 2 दूनी 4, ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंजे 10। ठीक है, अब 2, 2 और 5 को ऐड करिए, 2, 2 4 और 5 9। ठीक है, इनका सम 9 आया, 9 3 से भाग हो सकता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से भाग हो सकता है। तो हम इसे 3 से भाग कर देंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचा, 3 पंजे 15, 7 और 5 12, तो 12 3 से भाग हो सकता है, तो ये दोबारा 3 से भाग होगा। तो क्या बन जाएगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब ये 5 से होगा, 5 पंजे 25 और 5 एकम 5। ठीक है, ये हो गए हमारे 3600 के प्राइम फैक्टर। अब हम एक बार 3000 की ओर कर लेते हैं। 2 से किया 1500, 2 से किया 750, फिर 2 से किया तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 5 जा, ठीक है, 7 और 3 10 और 5 15, 3 से हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5 2 7 और 1 8। अब ये 3 से नहीं हो पाएगा, अब ये 5 से होगा, 5 दूनी 10, 2 5 पंजे 25, फिर 5 से होगा, 5 पंजे 25 और फिर 5 से होगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो अब देखिए हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं। 3600 के प्राइम फैक्टराइजेशन को हम लिख सकते हैं, देखो 2 कितने बार आया है, 1 2 3 4, तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया है, 2 बार मल्टीप्लाई 5 कितनी बार आया है, 2 बार, तो 5 की पावर 2। ठीक है, 3000 के प्राइम फैक्टराइजेशन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, 2 कितनी बार आया है, 3 बार मल्टीप्लाई 3 कितनी बार आया है, 1 बार मल्टीप्लाई 5 कितनी बार आया है, 3 बार। ठीक है, अब देखिए बेटे, सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो क्या करना था हमें, सबसे पहले ढूंढने थे कॉमन फैक्टर। क्या ढूंढने थे हमें, कॉमन फैक्टर हमें इसके अंदर ढूंढने थे। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर में क्या क्या है, देखो 2 दोनों में है, 3 भी दोनों में और 5 भी दोनों में है, तो ये कॉमन फैक्टर बन गए इसके। तो तीनों कॉमन फैक्टर को हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, अब हमें लेनी है इनकी लोएस्ट पावर, चाहे वो 3600 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हो यानी कि अभाज्य गुणनखंड में हो, या तो 3000 के प्राइम फैक्टराइजेशन में हो। ठीक है, तो 2 की सबसे कम पावर 3000 के में है, 2 की पावर 3, तो यहाँ पर हम 2 की पावर 3 लेंगे। 3 की भी यहीं पर है, तो यहाँ पर हम 3 की पावर 1 लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 की पावर 1 है। दोनों में कम किसकी है, 3 की पावर 1, तो वो लेंगे। और यहाँ पर 5 की पावर कम 3600 के प्राइम फैक्टराइजेशन में है 2, तो यहाँ पर हम 5 की पावर 2 लेंगे। अब इसको सोल्व कर देंगे, ये आ गया 8, ये आ गया 3, ये आ गया 25, तो 25 अट्ठे 200 और 200 तिया 600, इसका क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। ठीक है, जब हमें इसका एलसीएम निकालना है तो सारे फैक्टर लेने हैं, चाहे वो कॉमन हो या कॉमन ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कॉमन नहीं है, तो हम सारे के सारे फैक्टर यही वाले ले लेंगे, 2 गुना 3 गुना 5। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान ये रखना है कि पावर हमें हाईएस्ट लेनी है। ठीक है, तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर 3 है। इन्हें सोल्व कर देंगे हम।
2 के पावर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो गया, 3 तिया 9 हो गया और ये हो गया 125। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा क्या बन जाएगा, एलसीएम बन जाएगा। इनको एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि इनका एलसीएम जो है वो क्या आएगा। किस किस को मल्टीप्लाई करना है हमें, 16 को मल्टीप्लाई करना है 9 से और 125 से, तो हमारा आंसर आ गया 18,000। तो ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम। ठीक है बेटे, तो इस तरीके से हम प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके एलसीएम और एचसीएफ को निकालते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे चलते हैं बेटे, एचसीएफ और एलसीएम का आप इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं। देखिए बहुत ज़रूरी है, ये बहुत समझना ज़रूरी है, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आता है तो कभी कभी तो डायरेक्ट निकालने के लिए देते हैं, कभी कभी वो हमें वर्ड प्रॉब्लम के रूप में हमें क्वेश्चंस को दे देते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है वो और कैसे समझना है। देखो एचसीएफ कहाँ यूज़ होगा, इसकी फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि अधिकतम समापवर्तय या महत्तम समापवर्तय से बोला जाता है। किस लिए यूज़ होता है, फॉर स्प्लिटिंग इनटू स्मॉलर सेक्शंस, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए। ठीक है, पहले इसी को समझते हैं कैसे। देखो क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है, क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं कि मेरे पास जो है 35 बोतल तो हैं लिम्का की दे देते हैं। ठीक है, 35 बोतल लिम्का की और 45 बोतल मेरे पास है पेप्सी की, ऐसे दे दिया हमें। ठीक, तो मुझे इनका एक के ऊपर एक स्टैक लगाना है। क्या करना है, एक के ऊपर एक इन्हें रखना है, और ये इस तरीके से रखना है कि ये जो ऊपर मेरी लाइन बनेगी, यानी जो स्टैक बनेगा, हर एक स्टेप में बराबर बोतल होनी चाहिए। हर एक स्टैक में कितनी बोतल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे एक स्टैक में अगर 5 हैं तो सब में कितनी होनी चाहिए, 5। ठीक है, साथ में एक स्टैक के अंदर, यानी कि एक लाइन के अंदर जो है एक ही तरह की बोतल आनी चाहिए, कि मतलब अगर ये लिम्का की लाइन बन रही है तो इसमें पेप्सी की बोतल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें जो नंबर दिए हैं उनको हमें छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम ना तो 35 की एक लाइन लगा सकते। ठीक है, क्यों, 35 की अगर एक लाइन लगाएंगे तो पेप्सी की बोतलें बच जाएंगी, क्योंकि दूसरी अगर 35 की लाइन लगाएंगे पेप्सी की बोतलों की, तो ये दोनों तो सेम हाइट की हो गई, लेकिन फिर भी 10 बोतल जो है वो पेप्सी की बच जाएंगी हमारे पास। तो उसको हम अगर एक लाइन में लगाएंगे तो तीनों लाइन की जो हाइट है वो सेम नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें इन्हें छोटे छोटे पार्ट में, यानी कि कम कम बोतलें जो है एक लाइन में लगानी पड़ेंगी। तो यहाँ पर हमें इनके छोटे पार्ट करने पड़ेंगे, इसलिए यहाँ पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, इनका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। ठीक बात है, तो अब क्वेश्चन आ जाता है कि 35 बोतल पेप्सी की लिम्का की हैं और 45 बोतल पेप्सी की हैं, तो बताओ कि एक लाइन में कितनी बोतल आएंगी, ताकि हर लाइन में बराबर बोतल हो सके और एक तरह की बोतल हो सके, और ऐसी कितनी लाइन बनेंगी। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें 35 और 45 का एचसीएफ निकाल देना है। 35 के प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो सीधा 5 से होगा, ये 5 सत्ते 35। ठीक है, और 7 से करूँगा तो 7 एकम 7। 45 का करूँगा तो 3 से होगा, पहले 15 आएगा, फिर 3 से होगा 5 आएगा, और फिर 5 से होगा 1 आएगा। तो 35 का बना 5 गुना 7, और हमारा किसका 45 का बना 3 की पावर 2 गुना में 5। ठीक है, एचसीएफ निकालना है तो सिर्फ कॉमन लेना है। ठीक है, तो कॉमन क्या है, दोनों में 5, और इसकी लोएस्ट पावर दोनों में 1 है, तो मेरा एचसीएफ क्या आ गया, 5 आ गया। यानी कि जो अब मैं लाइनें बनाऊंगा एक के ऊपर एक, उस एक लाइन में 5 बोतलें होंगी। कितनी बोतलें होंगी, 5 बोतलें। तो लिम्का की कितनी लाइनें बनेंगी, 35 भाग 5 यानी कि 7 लाइनें लिम्का की बन जाएंगी, और 35 भाग 5 यानी कि 9 लाइनें किसकी बन जाएंगी, पेप्सी की बन जाएंगी। और ये लाइनें ऐसी होंगी कि एक लाइन में 5-5 सब में बोतल हो गई बराबर, और एक लाइन में एक ही तरह की बोतल रखी जाएगी। तो टोटल लाइन मेरे पास कितनी हो गई, 9 जमा 7 यानी कि 16 में कुल लाइनें ऐसी बना सकता। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अब एलसीएम का क्या यूज़ होता है वो देख लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तय, और इस्तेमाल इसका होता है अलाइनिंग और रिपीटिंग इवेंट्स को निकालने के लिए। ठीक है, कैसे, एग्जाम्पल समझते हैं। आइए यहाँ पर क्वेश्चन हमें इस पे किस तरीके से देखने को मिलता है। देखो हमें दे देंगे कि जैसे 3 घंटियाँ हैं। ठीक है,
एक बजती है 6 मिनट बाद, दूसरी बजती है 8 मिनट, हर 8 मिनट में बजती है, और तीसरी हर 10 मिनट में बजती है। ठीक है, वो घंटी अभी अभी एक साथ तीनों बजी हैं। तो बताइए कि अब कितनी देर बाद वो तीनों एक साथ बज पाएंगे। ठीक है, कितनी देर बाद वो तीनों एक साथ बज पाएंगे, यानी हमें इन तीनों को फिर से अलाइन करना है। ये अभी अलाइन थी, पहली बजेगी 6 मिनट के बाद, दूसरी बजेगी 8 मिनट के बाद, और अगली बजेगी 10 मिनट के बाद। तो ये देखिए, तो अलाइनमेंट खराब हो गई ना इनकी यहाँ से। तो अब हमें एक ऐसा नंबर निकालना है जहाँ जाके ये तीनों फिर से एक सीधी लाइन में आ सकें, और वो कहाँ पर होगा वो नंबर। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए हमें निकालना पड़ता है इसका एलसीएम। ठीक, अब देखो 6, 8 और 10 का हम एलसीएम निकाल देते हैं। पहले इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, फिर उसको करेंगे बाद में। जैसे पहली घंटी 6 में बजती है ना, तो अगर मैं 6 की टेबल लिखूं तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 6 9 54, 6 22 60। ठीक है, 8 के लिखो 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 दाई 80। 10 के लिखूँ 10 20 30 40 50 60। ठीक, 70 80। देखिए, इनकी टेबल में क्या कोई ऐसा नंबर आ रहा है जहाँ पर ये मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो तीनों में कॉमन है? जो नंबर तीनों में कॉमन होगा वही इनका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, देखो 10 तक तो इनमें कोई कॉमन आ नहीं रहा है, आगे टेबल बढ़ाएंगे इनका तो कॉमन आएगा। ठीक है, वो कॉमन क्या आएगा, हम एक बार यहाँ से एलसीएम निकाल कर इसको चेक कर लेते हैं। तो 2 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये 6 के करेंगे तो ये बनेंगे, 8 के करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 पे जाएगा, और 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। और 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 5 और 5 1। तो 6 के बने हैं 2 गुना 3, 8 के बने हैं 2 की पावर 3, और 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन बना है 2 गुना 5। ठीक है, अब एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या पढ़ा था, सारे के सारे फैक्टर लिखने, चाहे वो कॉमन है या नहीं है। तो क्या क्या फैक्टर बने हैं, 2 3 और 5, 2 गुना 3 गुना 5, और इनकी हाईएस्ट पावर, तो 2 की हाईएस्ट पावर 3 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, और 5 की भी हाईएस्ट पावर 1 है। इनको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 8 गुना 3 गुना 5, 8 3 24, 24 पंजा 120। ठीक है, तो इन तीनों की टेबल में कॉमन क्या आएगा, 120, यानी इनका एलसीएम क्या आया है, 120। यानी कि अब जब अभी अभी अगर ये तीनों एक साथ बजी हैं तो इसके बाद सीधा 120 मिनट पर जाकर जो हैं ये तीनों एक साथ बजेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये अलाइन हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। जब इनकी टेबल को हम आगे बढ़ाएंगे सबकी टेबल को, तो तीनों की टेबल में 120 जरूर आएगा। जैसे 6 की टेबल 20 तक लेके जाएंगे हम तो वहाँ 120 आएगा, 8 की टेबल 15 तक लेके जाएंगे तो वहाँ 120 आएगा, और 10 की टेबल को 12 तक लेके जाएंगे तो वहाँ 120 आएगा। तो तीनों की टेबल में सबसे पहला यानी सबसे छोटा जो कॉमन नंबर आएगा वो क्या आएगा, 120। तो वही इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एलसीएम निकालना पड़ता है। उम्मीद है आपको समझ आया है। आगे चलते हैं। देखिए, अब जो है इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगभग हर एक पेपर में आता है। ठीक है, और वो क्या है कि √2 या √3 या √5 इनको इरेशनल यानी कि अपरिमेय सिद्ध करना। ठीक है, तो इसको अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमें इससे पहले एक थ्योरम पढ़नी पड़ेगी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका यूज़ करके हम इसे अपरिमेय सिद्ध करेंगे। ठीक है, अब आज की क्लास थोड़ी लंबी हो रही है तो आज यहीं पर छोड़ते हैं। कल इस थ्योरम से हम इस चैप्टर को शुरू करेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी। ठीक है, हमारे सिलेबस में इसका प्रूफ नहीं है, लेकिन चूँकि हम इसका यहाँ इस्तेमाल करने जा रहे हैं और आगे हमें दिक्कत ना हो कि रटना ना पड़े इस चीज़ को, इसलिए हमें इसके प्रूफ को भी समझना पड़ेगा। तो कल हम इस थ्योरम से अपना ये चैप्टर आगे शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है जितना आपको करवाया है समझ में आया है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। कल मिलते हैं।